हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 64, 86, 108 और 260 का महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 64, 86, 108 और 260, 64, 86, 108 और 260 का क्या चाहिए, मासा चाहिए, एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका, सबका आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। सॉरी, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इधर सेट किया करिए ना, चलिए जाने दीजिए। आइए अगले क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसी चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 86 और कोण B बराबर 72 है। कोण C और कोण D क्या समद्विभाजक O पर मिलते हैं। तो कोण DOC का माप ज्ञात करें। कोण DOC का माप ज्ञात करें। देखिए एक चतुर्भुज है इस प्रकार से ABCD, आपको कोण A और कोण B का माप दिया है। कोण A दे दिया है, कितना है 86 और कोण B कितना है 72। फिर आगे आपको दिया हुआ है कोण C और कोण D का समद्विभाजक किस पर मिलते हैं, O पर। इसका और इसका समद्विभाजक मिलते हैं O पर। आपको बताना है कोण DOC, ये कोण बताना है आपको, ये कोण बताना है। कितना होगा, कोण आपका DOC हो जाएगा 1/2 A प्लस B। बता भी दे रहे हैं अभी कैसे हो रहा है। कितना हो गया 1/2 86 प्लस 72, कितना आ जाएगा 158 है ऑप्शन में। 158/2 कितना 79 है ऑप्शन में, हो जाएगा 79। ठीक है, बदल दें, मुझे क्या पता, 79 हो जाएगा। कर लेंगे। देखिए भाई, अगर ये 86 है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, हाँ ये हो जाएगा आपका 108। कैसे होगा, अरे भाई 180 माइनस 86 होगा 94 होगा ये, ठीक ना। ये कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। अब जो आपने DO और DC खींचा है, ये इसका क्या है, समद्विभाजक है। तो 94 है तो आपका पूरा कोण है 94, ये पूरा कोण कितना है 94, और ये कोण कितना है 108। तो बचेगा कितना यहाँ 54 हो गया, और ये कितना हो गया 47। ठीक है, अब ये कोण हम निकाल सकते हैं। 47 प्लस 54 माइनस 180 कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। और चाहिए याद रखिए एक ही बात है,
अब ये 94 कैसे हुआ ये सबको पता है ना, ठीक है ना। ये आपका 86 है, इसको इधर आगे बढ़ा देंगे तो जो भाई यहाँ तिरक जाएगी तो ये कोण इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। आंसर वही आएगा, चाहे चाहे आप इसको चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए, चक्रीय मान लेंगे तो जो आप कह रहे थे ये 86 है, तो ये आपका हो जाएगा 180 माइनस 86 इधर वाला, आंसर वही आएगा दोनों से। बस जो यहाँ दिख रहा है 94 वो यहाँ दिखने लगेगा। हाँ हाँ, चक्रीय से भी हो जाएगा, कोई भी चतुर्भुज एक मान लीजिए, चाहे जो आ जाएगा सबसे। आगे चलें। नेक्स्ट पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि 15x माइनस 9/x प्लस 15y माइनस 9/y प्लस 15z माइनस 9/z बराबर 0 है, तो आपको बताना है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 15x माइनस 9/x प्लस 15y माइनस 9/y प्लस 15z माइनस 9/z, ऐसे लिखा है, बराबर क्या लिखा है 0, ठीक ना। तो आप इसको पार्ट वाइज भाग कर दीजिए, पार्ट वाइज भाग करेंगे तो आ जाएगा 15 माइनस 9/x प्लस 15 माइनस 9/y प्लस 15 माइनस 9/z। पार्ट वाइज भाग कर दिया तो यहाँ x कैंसिल हुआ, यहाँ 9/x हो गया, बराबर हो गया 0। तो हो गया 15 प्लस 15 प्लस 15 45, 45 उधर चला जाएगा और माइनस कॉमन कर लीजिए तो 9/x, या आप -9 कॉमन कर लीजिए तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये 45 उधर गया तो -45 हो गया। इसलिए आपको क्या चाहिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और 9 से 45। आगे चलें। अगला देखिए, मान लीजिए कि 0 से बड़ा थीटा और तो 90 से छोटा है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 90 है, तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बटे में टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटे में कासेक थीटा माइनस काट थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा का मान इनमें से किसके बराबर होगा। बताएंगे। आया सबका। चलिए हम ही कर देते हैं। लिखा हुआ अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा प्लस कासेक स्क्वायर थीटा बटे में tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, चाहे आप मान रख लीजिए कोई और चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए। थीटा बराबर रख दे रहे हैं, देखिए जल्दी सॉल्व करना है तो मान रख लीजिए। थीटा बराबर रख दे रहे हैं 45 डिग्री, 45 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, √2 होता है और स्क्वायर है, सेक 45 होता है √2 और स्क्वायर है तो हो जाएगा 2 और इसका भी हो जाएगा 2, तो आपका हो गया 2 प्लस 2। यहाँ पर आपका हो गया 1 माइनस 1/2 अंडर रूट इंटू यहाँ हो गया 1 प्लस 1 और ये हो गया आपका 1/2 और ये आपका हो गया √2 माइनस 1 और ये हो गया 1 प्लस 1/√2। ठीक है, ये कितना हो गया 4, तो आपका हो गया √4/1/2। ऊपर लिख दें, पूरा ऐड कर दें, ये हो गया √8 इंटू ये हो गया आपका 2 गुणे 1/2 और ये हो गया √2 माइनस 1 और ये हो गया आपका √2 प्लस 1 अपान √2। ठीक है, आगे लिख रहा हूँ, ये आपका हो गया 2 √2 8, √8 हो गया 2 √2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, इसका आपस में a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये √2 चला जाएगा ऊपर, और चाहे आप 1/1 करके लिखिए जैसी आपकी इच्छा, तो ऊपर हम कर दे रहे हैं √2, तो कितना आ गया 4 आ गया। अब ऑप्शन में भी 45 डिग्री रखेंगे, जिस ऑप्शन का मान क्या आ जाएगा 4, वही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर बनेगा, सी बनेगा। ठीक है ना, आंसर बन जाएगा सी। आगे चलें, हाँ वैल्यू रख दीजिए, बस ये प्रयास ये रहे कि कहीं भी अगर बट्टे में है तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, बस कोई भी मान रख सकते हैं, इनफाइनाइट ना होने पाए, अनंत ना होने पाए, जैसे 1/0 हो गया, कोई मान आपने रखा है यहाँ, कोई भी मान आया 2 4 6 कुछ भी है, लेकिन 1/0 इनफाइनाइट हो गया, जब अनंत हो जाएगा तो आप उसको निकाल पाएंगे नहीं। ठीक है ना, चलिए बाकी सॉल्व भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है उसमें, चलिए लगाइए, दिखेगा ना, साइड में ही लगाए हैं ना। ठीक है, दिया गया ग्राफ वर्ष 2021 और 2022 में देश के 6 अलग अलग राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में फसलों के कुल उत्पादन को दर्शाता है। किन्हीं 2 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दोनों वर्ष में हुए कुल फसल उत्पादन का 1:2 है, 1:2 है, बताइए। जैसे पहला ऑप्शन दिया पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल का दोनों वर्ष का जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, हमें ऑप्शन से ही करना पड़ेगा,
पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल मध्य प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल का कितना हो जाएगा जोड़ेंगे 790, और मध्य प्रदेश का तो आपका 1:2 नहीं बनेगा, ये 790 हो 1179, 790 का दुगना होना चाहिए था, नहीं है ना। आगे चलिए, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दिल्ली में कितना बन रहा है 496, उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, 1:2 से बड़ा मान है, क्योंकि 5 6 6 5 11 ये हो गया, ये 4 ही है, तो 4 दूना ये 8 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। सी आ जाइए, पश्चिम बंगाल का जोड़े थे, कितना जोड़े थे 790, आंध्र प्रदेश का आ जाइए 538, तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। आपका दिल्ली और आंध्र प्रदेश का बन जाएगा, दिल्ली और आंध्र प्रदेश का, ये 400 कितना हो रहा था 496, और ये हो रहा है 538, हाँ यही बन जाएगा, ठीक ना। आपका बन जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलें, लगभग दुगना होना चाहिए तभी 1:2 होगा, तो और सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसलिए हमें पूरा छोड़ते चले जाएंगे। समझ गए बात को। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दुगनी है, 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी, सुमन की वर्तमान आयु कितना है, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दुगनी है। एक इसमें है सुमन और एक है वेंकट, इनका x हो गया तो इनका 2x हो गया, दुगनी है, सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दुगनी है, 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु 21 वर्ष होगी, तो इसका 12 वर्ष बाद जाएंगे तो कितना हो जाएगा x + 12 हो जाएगा, बराबर किसके 21 के, इसलिए x बराबर 9 हो जाएगा। इसलिए सुमन का वर्तमान चाहिए, तो सुमन का वर्तमान कितना है 2x, यानी कि 2 × 9 कितना हो जाएगा 18 वर्ष। आगे चलें, 18 वर्ष। अगला देखिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने और 21 मिनट जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखें, आपको क्या दिया है, नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, यानी कि x/y दिया है 7:2, ठीक है। अब हम जब तक नाव और धारा की चाल नहीं पता कर पाएंगे, आगे का समय नहीं निकाल पाएंगे। तो पहली कंडीशन देखिए, ना यदि नाव धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि x-y से जाएगा, विपरीत दिशा में किससे जाएगा x-y से 12.6 किलोमीटर कितने मिनट में 21 मिनट में, यानी कि हमें x-y बराबर हो जाएगा 12.6 किलोमीटर 21 मिनट। ये हो गया किलोमीटर और ये हो गया मिनट, इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल दीजिए, तो क्या करेंगे 60 से भाग कर देंगे, मिनट में है तो यहाँ 60 से भाग करेंगे इसको, या ऊपर 60 से गुणा करेंगे, यही ना। तो हो गया 12.6 × 60/21, कितना आया ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 हो गया ना। ये 6 बार जाएगा ना इसमें, 0.6 बार, तो कितना बन जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलते काहे नहीं आप लोग, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको अनुपात दिया हुआ है, कितना है 7:2 दिया है,
तो इसमें एक कोई कांस्टेंट मान के यहाँ पर आप उस कांस्टेंट का मान निकाल लीजिए। x माइनस वाई बराबर है 36, तो आपका हो गया 7k माइनस 2k बराबर हो गया 36। तो कितना हो गया 5k, 36/5, सॉरी 36, इसलिए k बराबर 36/5। ठीक है, ऐसे रहने दीजिए। अब हमें जो जाना है वो जाना है कितना, नाव को धारा की दिशा में कितना जाना है, 43.2। तो धारा की दिशा में जब जाएगा तो कितना समय लगेगा उसे, 43.2/x+y से जाएगा। किससे, x+y से। अच्छा, विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई से जाएगा, x माइनस वाई से। ठीक है, और धारा की दिशा में जाएगा 38.8, 38.88, यहाँ x+y से जाएगा। ठीक है, अब आप भाग दे लीजिए। x माइनस वाई का मान तो ऐसे डायरेक्ट मिल रहा है 36, तो डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका हो गया 43.2/36 और प्लस x+y निकालेंगे तो आपका हो गया 38.88, x+y यानी कि 729k, 729k होगा ना, x+y 729k हो गया। 9k और k का मान कितना आया, 36/5। सॉल्व कर लीजिए, ये समय लगेगा। हाँ, ये 1.2 और ये कैलकुलेटिव दे दिया है। दशमलव 6 नहीं यार, 0.6 आ रहा, 0.6, इसलिए हो जाएगा 1.8 घंटे, 1.8 घंटे। ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट पर। अब भाई देखिए, ये दिया हुआ है, ये हो गया नाव का चाल, ये हो गया धारा का चाल, 7:2 दिया है, क्वेश्चन से लिखा हूँ। फिर आपसे कह रहा है कि धारा के विपरीत 12.6 किलोमीटर जाने में कितना समय लेता है, 21 मिनट। यहाँ हो गया दूरी बटे समय। अब ये किलोमीटर में है, ये मिनट में है, मिनट को किस में 60 से भाग के किस में कन्वर्ट कर दिए, घंटे में कन्वर्ट कर दिए। तो ये आ गया आपका x माइनस वाई बराबर कितना, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें x+y की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो x+y क्योंकि हमें कह रहा है कि 43.2 किलोमीटर विपरीत जाना है और 38.88 किलोमीटर धारा के साथ जाना है। तो धारा के विपरीत किससे जाएंगे, x माइनस वाई से जाएंगे, और धारा के साथ किससे आएंगे, x+y से आएंगे। तो ये x माइनस वाई तो पता है एग्जैक्ट 36 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन x+y जब करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक ना, इसलिए हमने यहाँ से क्या कर लिया, k का मान निकाल लिया। इसको मान लिए 7k, इसको मान लिए 2k, यहाँ रखे तो k बराबर कितना हो गया, 36/5। अब यहाँ तो x माइनस वाई का एग्जैक्ट पता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, x+y यानी कि 7×2 9 के बाद k आएगा और k का मान कितना है, 36/5, यहाँ रख दिए। फिर उसके बाद सॉल्व कर लिए। कंफ्यूजन कहाँ है, हाँ
हाँ, विपरीत जाएंगे तो एक्स माइनस वाई से ही तो जाएंगे। आगे चलें। यदि a बराबर 5 है तो √4a² माइनस 4a+1 प्लस 6a का मान ज्ञात करें। मिटा दें इसे, हो जाएगा ना? हाँ ठीक है, अगला करते हैं। देखिए लिखा हुआ है √4a² प्लस 4a, सॉरी माइनस 4a प्लस 1 और प्लस 6a, और जिसमें आपको पहले से दे रखा है कि a बराबर है 5, a बराबर 5 है, तो चाहे डायरेक्ट रख दीजिए और चाहे इसको देखिए तो ये लिखा हुआ है 2a-1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो यहाँ से आपका 2a-1 बाहर बाहर आ जाएगा और प्लस 6 तो हो गया आपका 8a-1, तो आपका हो गया 8×5 = 40 माइनस 1 कितना हो गया 39। आगे चलिए, प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। कौन बताएगा? प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याएं क्या होंगी अमित? हाँ, फिर से पढ़िए भाई। प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य। अभाज्य संख्या क्या एक है? अब 2 है। 2 कैसी संख्या है? सम है, तो 2 छोड़ देंगे, समझे बात? 3 से शुरू होगा, नहीं समझ में आया? प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या, जब आपने पहले अभाज्य संख्या लिखना शुरू किया तो आप लिखेंगे 2 3 5 7 11 13 17, 7 हो गई है, हो तो गई है ऐसे 7, ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम बात यह है कि ये 2 क्या है? सम संख्या है। ये सभी जो है ये अभाज्य तो हैं, लेकिन कैसी हैं? इसमें एक संख्या ऐसी है जो क्या है? सम है, लेकिन हमें चाहिए क्या? विषम अभाज्य चाहिए। कैसी संख्याएं चाहिए? विषम अभाज्य। इसलिए 2 को इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास 3 संख्या, यानी कि एक और चाहिए। क्या चाहिए? 19। तो हमें इसका क्या चाहिए? माध्य। माध्य या औसत या समांतर माध्य। तो 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19/7 कितना बनेगा? 75/7। तो आपका हो गया 10.71। नेक्स्ट पर चलिए। किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी % की वृद्धि करनी चाहिए? तो पहले किस में बेच रहा है? 30% लाभ पर, यानी कि 19.50 में। पहले 30% लाभ पर बेच रहा है, यानी कितने में बेच रहा है? 130% में बेच रहा है। और बाद में कितने में बेचेगा? 140% में बेचेगा। कुछ लोग कहेंगे कि पहले 13 में बेचेगा, बाद में कितने में बेचेगा? 14 में बेचेगा, ठीक ना? और आपसे कह रहा विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 13 का मान दिया है,
कितना 19.50। कितना बढ़ाना पड़ेगा? एक। एक बढ़ाएंगे तो हम निकालेंगे 14 का मान नहीं निकालेंगे, एक का, तो हो जाएगा 19.50/13। 1.5, ठीक है ना, 1.5 रुपये। चाहे 130 बराबर लिखिए 19.50। 140 का मान आपका क्या होगा, लेकिन 140 हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हम 140 निकालेंगे तो फिर हमें घटाना पड़ेगा, ठीक ना। तो कितना ज़्यादा परसेंट में बेचेगा? 10% अधिक में बेचेगा। 10% और बढ़ा के बेचेगा तो वही 10% का मान निकाल लेंगे, और चाहे यहाँ का ये एक का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। वैसे तो है कि पहले विक्रय मूल्य दिया, अगला विक्रय मूल्य निकालें। अगला विक्रय मूल्य निकालेंगे फिर पहले विक्रय मूल्य को घटाना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, कितना बढ़ाया है, तो वही हम सीधा क्या निकाल लेंगे, 10% चाहे निकाल लीजिए और चाहे कितना निकाल लीजिए, एक निकाल लीजिए। अगर 13-14 मान के चल रहे हैं तो एक निकाल लीजिए, 130-140 मान के चल रहे हैं तो कितना निकाल लीजिए, 10%। 10% तो बढ़ाया है। आगे चलिए। 11 नंबर, एक दुकानदार अपने माल को 10% दाम पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाला वास्तविक बाट वजन कितना है? बताइए। देखिए भाई, कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदा या 100 रुपये का बेचा, जो भी मानिए। कह रहा एक दुकानदार अपने माल को 10% दाम में बेचने का दावा करता, वो 100 रुपये का खरीद कर लाया था और 10% दाम में बेचने का दावा किया, तो 100 रुपये को कितने में बेचेगा? वस्तु 100 रुपये की वस्तु को कितने में बेचेगा? 90 में बेचेगा। यहाँ तक बात में समझ में आ रही है? कन्फ्यूजन नहीं ना किसी को? अब आपसे कह रहा है लेकिन वो गलत बाट का प्रयोग किया और 15% का लाभ कमा लिया, यानी कि 100 रुपये का जो खरीदा था उसे कितने में बेचा? 115 में बेचा। 115 पर कब पहुंच गया? क्योंकि बाट को कम कर दिया था। कहा तो 10% हान पर दे रहे हैं, लेकिन क्या किया, बाट कम कर दिया, और बाट कम कर दिया तो जो 100 रुपये में खरीदा था उसके लिए उसे कितने मिलने लगा? 115 मिलने लगा बाट के हिसाब से, ठीक है ना। बाट कम कर दिया तो वस्तु कम तौला, इसलिए उसका फायदा बढ़ गया। अब यही जो 90 पर गया था, जो घटा के 90 पर गया था, ये किसके कारण 115 पर आया? बाट के कारण। तो कितना बाट, कितना बढ़ाया? 25 ना। 25 बढ़ाया किसको? 90। कर लीजिए। कितना आया? $27.77। $27.77, यानी कि 1000 से इतना परसेंट कम तौला है। 1000 ग्राम का बाट होता है 1 kg का, तो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम। 1000 ग्राम से इतना कम तौला 27.77%, यानी कि 277 ग्राम कम तौला।
277 ग्राम कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? गलत तो नहीं सॉल्व किए हैं? हाँ सही है। कहीं गलत कर रहे हैं आप लोग। सात सात, ठीक ना, 27.77% का लाभ बाट के अनुसार दिखाई पड़ेगा। 27.77% का लाभ है ये, ना कि इतना बाट कम है। तो जो आपका 27.77% का लाभ दिखाई पड़ रहा है, ये 127.77% बराबर हो जाएगा 1000 ग्राम। इसलिए आपको चाहिए 100%। वास्तव में क्या था, 100% रहा होगा, जो भी कम तौला होगा। तो आपका बन जाएगा 1000 ग्राम बटे में 127.77 गुणे 100। सॉल्व कर लीजिए इसको। 783, 783.085 है कोई ऐसा ऑप्शन? हाँ तो आप लगा लीजिए 782 भी है। हाँ तो लिखेंगे 782। 83 तक जा रहा ना, 84 नहीं है इसमें। 127 से केवल भाग दिए हैं। हाँ तो ठीक है, और कम हो जाएगा ना। ठीक है, 782 वाला ही लगाएंगे। 782.6 हो जाएगा। इतना ग्राम का प्रयोग करेगा। समझ लीजिए फिर से, इतना परसेंट हो गया बढ़ के, इतना परसेंट उसका लाभ हुआ। ये बाट कम नहीं है, ये क्या है, उसका लाभ है। ठीक ना, वास्तव में देखेंगे तो इतना परसेंट का लाभ दिखाई पड़ेगा उसे। यहाँ से यहाँ का इतना परसेंट ही तो लाभ हुआ। 100 में खरीदा था, 115 में बेचा, तो कितना लाभ हो गया? 27.77% का लाभ। अब जो आपका वास्तव में बाट होगा वो 1000 ग्राम का होगा। तो ये जो 1000 ग्राम हमें हमें आपको दिखाई पड़ेगा कि 1000 ग्राम का है। 1000 ग्राम का है तो हो जाएगा 127.77%। लेकिन वास्तव में जो है वो कितना है, कम है उससे। हमारे दिखने में दिखाई पड़ रहा है कि 127.77 ग्राम है, लेकिन वास्तव में कितना है, 100% ही रहा होगा, कुछ कम करके तौला है वो। 100% बनेगा तो 1000 बटे में 127.77 गुणे 100 हो जाएगा। तो बनेगा 782.6। यहाँ पर भाग हमने दिया था 0.7 से, एक और 7 जोड़ देंगे तो उससे कम आएगा आंसर। 782.05 हो जाएगा। आगे और मेथड बता देंगे इसका। अगले क्वेश्चन पर चलिए, नेक्स्ट पर। अगला आपका है 20 और 80 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मौजूद हैं? ये तो गिनना पड़ेगा 20 और 80 के बीच, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का कोई क्रम नहीं होता है। क्रम नहीं होता तो हम कोई शॉर्टकट लगा नहीं सकते, हमें संख्या गिनना ही पड़ेगा।
20 से 80 के बीच, ठीक ना। तो 20 से 80 के बीच आप संख्याएं लिख लेंगे, अभाज्य संख्याएं। वैसे आपका 1 से 100 तक होता है 25 और 1 से 50 तक होता है 15। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो होंगी 25 और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं जो होंगी वो होंगी 15, ठीक है ना। लेकिन हमें कह रहा है कि 20 से 80, ये पहले पूछता था, अब ये छोड़ दिया है। 20 से 80 बोल दिया तो हमें अब लिखना पड़ेगा। 20 के बाद कौन से बनेगा? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61 बनेगा, 67, उसके बाद आपका हो गया 71, 73 और 79, ठीक ना। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 तो बन रहा है यार। आंसर हो जाएगा आपका 14। 15 बता रहे थे। देखिए अभाज्य संख्याओं का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपको लिखकर ही बता पाएंगे। एक कोई अभाज्य संख्या हो तो बता सकते हैं कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, उसके लिए अलग रूल है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 22 है तो x का मान बताना है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या दिया है? 22 दिया है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दिया है 22, तो आपको जो वर्ग दिया है उसमें उसके मध्य की वैल्यू लेंगे। 0 से 10 दिया है तो 5 लेंगे, 0 से 10 5 लेंगे। फिर आपका है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यहीं तक है ना। इसका लेंगे 15, इसका लेंगे 25, इसका लेंगे 35 और इसका लेंगे 45। आपकी मर्जी है, कोई दूसरा भी मान ले सकते हैं, लेकिन उसी अनुसार जो यहाँ लेंगे उससे वही गैप यहाँ पर भी रहेगा, ठीक ना। अब आपको दिया है 12 16 6 7 x, 12 16 6 7 x। तो इसका माध्य दिया है तो माध्य क्या बन जाएगा? माध्य आपका हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो आपका हो गया, ये जो आपका है ये यक्स है, जो वर्ग का अंतर आप माध्य लिए हैं, वर्ग का माध्य जो लिए हैं। तो आपका हो जाएगा 5 गुणे 12 60, 240, ये हो गया 150 प्लस 245 प्लस 45 एक्स और अपान हो गया संख्याओं का फ्रीक्वेंसी का योग 12 प्लस 16, 45 प्लस एक्स ना, 45 प्लस 41 प्लस एक्स ना, बराबर कितना दिया है? 22। दशमलव में एग्जैक्ट दिया है, एग्जैक्ट दिया है 22। सॉल्व कर लेंगे, एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है ना। कितना आएगा एक्स बराबर? एक्स बराबर 9। सीधा मैं लिख दे रहा हूँ एक्स बराबर, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिएगा। एक लाइन और लिख दें, कितना? 695 प्लस 45 एक्स बराबर हो गया 22 2 902 प्लस 22 एक्स, इसलिए आपका एक्स बराबर हो जाएगा 9। आगे लिख लीजिएगा नेक्स्ट। चलो अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे 14 नंबर। यदि 3.2 अनुपाते x समान अनुपाते x अनुपाते 16.2 है तो
और x इज ग्रेटर देन 0, तो x का मान, मिटा दें इसे। ये वर्ग अंतराल कहीं भी वर्ग वाला जो माध्य लेंगे कहीं भी ले सकते हैं। अगर यहाँ 6 ले लेंगे तो यहाँ हमें 16 लेना पड़ेगा, तब भी आंसर वही आएगा। यहाँ 16 ले लिए तो यहाँ 26 लेना पड़ेगा, यहाँ 36 लेना पड़ेगा, यहाँ 46 लेना पड़ेगा। यहाँ 2 ले लेंगे तो यहाँ 12 लेंगे, यहाँ 22 लेंगे, यहाँ 32 लेंगे, यहाँ 42 लेंगे। ठीक है ना, अंतर बराबर बना रहना चाहिए। चलिए अगला आपका आसान क्वेश्चन है 3.2 अनुपाते यक्स समान अनुपाते यक्स अनुपाते 16.2, हो जाएगा 3.2 बटे यक्स बराबर यक्स बटे में 16.2, इसलिए यक्स स्क्वायर बराबर 3.2 गुणे 16.2, इसलिए यक्स का मान बताना। इसको बना दीजिए 6.4 और इसको बना दीजिए 81.1, हो जाएगा ना। यहाँ से 2 का गुणा इसमें कर दिए, 32 दूना 64 हो गया, और इसको 2 से 8.1 हो गया, यक्स स्क्वायर बराबर, इसलिए यक्स बराबर हो गया 0.8, नहीं 0.8 नहीं, इसका गुणा कर लीजिए आप पहले, फिर आप लिखिए अंडर रूट में हो जाएगा 6.4 गुणे 8.1, 7.2 आ रहा होगा, ठीक है ना, 7.2। भाई इसका बनेगा 8, ध्यान दें, इसका बनेगा 9, 9 8 72, 2 अंक पर दशमलव, 1 अंक पर लगा देंगे, ठीक है ना। वैसे अलग अलग करेंगे तो नहीं लिख पाएंगे, 6.4 का जो होगा वो 0.8 नहीं होगा वर्गमूल, ठीक है ना, नहीं समझे मेरी बात। इसका अगर 6.4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका 0.8 नहीं आएगा, आपका दशमलव यहाँ लगा होना चाहिए, तब आएगा 0.8, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या कर लिया, लिख तो लिया 64 का 8 और इसका 9, तो 8 9 72 हो गया। अब 1 अंक पर इसमें दशमलव, 1 अंक पर इसमें है, इसलिए 7.2 हो जाएगा, 1 अंक पर बाहर लगा देंगे, अंदर 2 अंक पर है, बाहर 1 अंक पर लगा देंगे, ठीक है ना। आगे चलें। वैसे हमें करना पड़ेगा गुणा, अगर पूरा करना है तो गुणा करेंगे तो उसमें 2 अंक पर दशमलव बनेगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 7.2। ऐसे 6.4 का सीधा डायरेक्ट 8 नहीं, 0.8 नहीं लिख पाएंगे, या 8.1 का डायरेक्ट दशमलव नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हमने इसका मान लिया, इसका 6 है, सॉरी इसका 8 है, इसका 9 है, तो 8 9 72 हुआ, 1 अंक पर यहाँ दशमलव, 1 अंक पर यहाँ पर, तो बाहर लगा दिए 1 अंक पर दशमलव। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। आगे चलें, बाकी बेसिक तो वही है, बटे 100 कर दीजिए, इसमें बटे 10, इसमें बटे 10। आगे चलो, नेक्स्ट देखिए, एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा? बताइए।
देखिए भाई, ए कितने में भरता है? 60 में, और बी 30, तो एलसीएम ले लेंगे 60, इसका 1, इसका 2 यूनिट। ठीक ना। अब आपसे कह रहा है कि बी जो है, ये पाई बी को आधे समय के लिए खोला जाता है। आधा समय क्या? 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट में कितना भर देगा? 15 मिनट का कार्य। 15 मिनट का इसका कार्य आ जाएगा 15 गुणे 2, 30 यूनिट आएगा। ठीक ना। इसलिए शेष कार्य रह गया आपका 60 माइनस 30, 30 यूनिट। अब इस 30 को कौन भरेंगे? ए और बी। इसलिए शेष समय हो जाएगा 30/3। कितना हो गया? 10। तो टोटल समय हो गया इसमें तो है ही नहीं। देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन गलत लिखा, सही भाषा में नहीं लिखा है, इसको लिखना चाहिए था। देखिए, ए प्लस बी का कुल कितना समय लगेगा? ये हो जाएगा 60/3, 20 मिनट। इसके आधे समय तक बी चला है। ठीक ना। सही से नहीं लिखा है क्वेश्चन। ए भी जितने समय में करते हैं उसके आधे समय तक बी कार्य करता है, ऐसा लिखना चाहिए था। या बी उतने समय, आधे समय के लिए चलता है। तो बी कितने समय के लिए चला? अब 10 मिनट। जैसा क्वेश्चन लिखा उसके अनुसार वही लग रहा है कि 30 मिनट में भरता है, तो 15 मिनट तक चला है। इसलिए आपका कार्य हो जाएगा 10 गुणे 2, 20। इसलिए शेष कार्य 40। इसलिए शेष समय 40/3। इससे भी नहीं आ रहा, फिर कुछ गलत दिया है, ये क्वेश्चन ही गलत होगा। यहाँ समय देख लीजिए, 10 मिनट चला बी, और बाकी ये जो चला वो 40/3 चला। एग्जैक्ट मान नहीं दिया है, तो हमें बनेगा 23.33 मिनट, और आंसर हम लिख लेंगे 24 मिनट। इसलिए बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन गलत दिया है, एग्जैक्ट टाइम ये होगा। ठीक ना। और क्वेश्चन क्या गलत दिया कि ए बी को जितने समय में लगता है उसका आधा समय बी कार्य करता है। ठीक है ना। वैसे जैसे लिखा यही लग रहा है कि जितने समय में बी भरता है उसके आधे समय तक उसे चलाया गया है। नेक्स्ट पर चलें। क्वेश्चन नंबर 16, 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो 12 का क्यूब होगा 1728। ठीक ना। 12 की क्यूब हो जाएगा 1728। ठीक है ना। अगला बताइए 17, ए बी और सी डी समांतर है। एक तिर्यक रेखा पी क्यू ए बी और सी डी को क्रमशः ई और एफ पर प्रच्छेदित करती हैं, और कोण पी ई बी 78 डिग्री है। ए बी और सी डी के बीच जी एक बिंदु है। कोण बी ई जी 18 डिग्री है, और कोण जी एफ ई 30 डिग्री है। कोण ई जी एफ का मान बताना है। नहीं होगा। दो समांतर रेखाएं खींच लीजिए, ए बी और सी डी हो गया। ठीक है ना। इसको एक तिर्यक रेखा पी और क्यू प्रच्छेदित करती है ई और एफ पर। ई और
एफ पर, यहाँ ई पर और यहाँ एफ पर। आगे आपसे कह रहा है ए बी और सी डी के बीच एक बिंदु है जी, इसके बीच में कहीं एक बिंदु चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, हमने ले लिया जी। आगे आपसे कह रहा है कि कोण बी ई जी, कोण बी ई जी ये मिला दे रहे हैं ये कोण। नेक्स्ट क्या दिया है, जी एफ ई, जी एफ ई दिया है, जी एफ ई ये कोड दिया है। ठीक है, एक दिया था 18, एक दिया है 30, ये है 18 और ये है 30। हमें जो बताना है वो बताना है कोड ई जी एफ, ई जी एफ ये कोड बताना है। कितना हो जाएगा, हाँ 18 ही तो है, कुछ दूसरा चीज लिख दिए क्या। सही तो लिखा है, 18 + 30 कितना हो गया, 48। नहीं होगा, देखें इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ठीक ना, इसको आगे बढ़ा देंगे आपका ये कोड निकल जाएगा। ये समांतर रेखा है, ये 18 है, तो ये कोड कितना बनेगा, 180 - 18, या इसको कह सकते हैं ये 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, ये 18 हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं कि इसमें किसी को। ऐसे इस वाले को थोड़ा आपको जब भी ऐसा दिखेगा तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ ले आइए, आगे ले आए, तो ये कोड कितना हो जाएगा, अरे भाई ये 30 आपका पूरा नहीं बन रहा ऊपर ना, अच्छा तो इसमें तो ये 30 ही रहेगा। चलिए, कोई चीज़ है जो दिख नहीं रही इसमें, ऐसा हो ही नहीं, और फिर इस ये वाले से फिर बन नहीं रहा ना,
अगर ये कोड मिल जाता तभी ये मिल जाता तो ये आ जाता, लेकिन वो मिल नहीं रहा है इसलिए। तो वो दिया है तब तो हो ही जाएगा, मैं देखा नहीं उसको। यहाँ पर जी था ना, आपको दिया है PEB, ये कोड दिया है ना, कितना दिया है 78। अब तो हो ही जाएगा, ठीक ना, ये दे दिया है 78। अब भाई ये 78 हो गया, तो ये जो हो गया ये आपका कितना हो गया 180 माइनस 78, 102 हो गया। ये पूरा कितना हो गया 102 हो गया। 102 में से 18 घटा दीजिए, 102 हो गया, और 102 में से 18 घटा देंगे कितना हो जाएगा 84 हो गया। तो ये आपका ये पूरा हो गया 102, ये हो गया 84। अब ये 84 और ये 36 ये पता करना है, तो आपका हो जाएगा 180 माइनस 30 माइनस 84। कितना आ गया 76 आ रहा है। अच्छा अच्छा, अच्छा मैं फिगर यहाँ आगे की लाइन से बना लिया, फिर ये वाला कोड देखा नहीं ना, इसलिए नहीं आ रहा था। चलिए, हमें लगा कि उतना ही डाटा है जितना दिया था, जितना लिखे थे। अठारह नंबर सभी लोग करिए। राम की वार्षिक आय 5,62,400 है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का 15% भोजन पर और इसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया। यदि तदुपरांत शेष राशि उनकी बचत थी तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उनकी वास्तविक बचत के निकटतम है। मिटा दें इसे, आप लोग भी नहीं बता रहे थे, एक डाटा और दिया गया है, ध्यान नहीं दे रहे थे। चलिए देखिए, तो टोटल आपका है 5,62,400, इतना कमाते हैं 5,62,400। इसमें से उन्होंने खर्च कर दिया है 20%। 20% खर्च करेंगे तो कितना बचेगा 80%, यानी कि 4/5 बचेगा, ठीक है ना। फिर उन्होंने शेष का 15% खर्च किया, शेष का 15 खर्च करेंगे तो 85 बचेगा, यानी कि 17/20 बचेगा। फिर उन्होंने शेष का कितना खर्च किया 30%, शेष का 30% खर्च किया तो 70 बचा, शेष का 7/10 बच गया। ये हो जाएगा बचत, ठीक है ना, ये हो जाएगा बचत। किसी कंफ्यूजन है तो ऐसे कर ले, 56 2400, 80% बचेगा 20 खर्च करेगा तो 85% बचेगा, 15 खर्च करेगा शेष का, और 30% खर्च करेगा तो 70% बचेगा इसका। इसी को फ्रैक्शन में ऐसे लिख दिया गया है, और चाहे पहले फ्रैक्शन में बदल लीजिए फिर सॉल्व करिए, एक ही बात, ठीक है ना। कितना आया, मोबाइल से कर रहे हैं पूरा भाग, 26,77,03। पहला ऑप्शन, ठीक। पहले 2 जीरो काट दीजिए, फिर उसके बाद गुणा कर लीजिए। जैसे ये जीरो कैंसिल कर दीजिए यहाँ से, फिर 5 दूना 10 हो रहा, आप काटिए मत, चाहे पर 2 से काट भी सकते हैं लेकिन फिर दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है गुणा कर लीजिए और बाद में दशमलव लगा दीजिए 10 का, ठीक ना। बट्टे 10 है तो एक अंक पर दशमलव लगा देंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या है। किसी संख्या का 5 गुना 65, सबसे आसान क्वेश्चन। किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या है 13 × 5 = 65।
ठीक ना। चलिए, तो हो गया, पहले जैसे पूछते थे क्या, 5 पंचे 65।